डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अंग्रेजी की यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। दरअसल कुछ ऐसी ही कहावत कई बरस पहले कुछ लोगों ने वेस्टलैंड अर्थात बंजर व बेकार समझे जाने वाली आर्द्र भूमि के संरक्षण के संदर्भ में भी कही होगी। लेकिन क्यों आखिर आर्द्र भूमि को वेस्टलैंड की संज्ञा दी गई थी और बीते कुछ समय में ऐसा क्या हो गया कि आज हम आर्द्र भूमि के संरक्षण पर इतना महत्व दे रहे हैं? आइए इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। ध्येय आईएएस की ओर से जारी सीरीज पर्यावरण आजकल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसका विषय है वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि। दरअसल आर्द्र भूमि गीली व स्पंजी होती है, जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम काफी कठिन होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्द्र भूमि मच्छर से लेकर मगरमच्छ तक विभिन्न जीव जंतुओं व कीटों का आवास भी होती है। इसी वजह से आर्द्र भूमि को बंजर व बेकार समझा जाता था। कोलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद के दौर से ही विकास और खेती के नाम पर संपूर्ण उत्तरी राज्य अमेरिका की लगभग 50% आर्द्र भूमि को उजाड़ा जा चुका है। लेकिन बीते 2 से 3 दशकों से आर्द्र भूमि के प्रति बढ़ती जाग रही जागरूकता से हम मानव जाति को आर्द्र भूमि का महत्व समझ में आने लगा है और यही वजह है कि आज इसका संरक्षण आज विश्व का एक अहम मुद्दा बन चुका है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार दलदल, फेन, पंक भूमि, पीठ भूमि या ऐसे जलमग्न क्षेत्र जहां निम्न ज्वार के समय की गहराई 6 मीटर से अधिक न हो, ऐसे क्षेत्रों को आर्द्र भूमि की श्रेणी में रखा गया है। गौरतलब है कि आर्द्र भूमि स्थायी यानी जहां जल साल भर उपलब्ध रहता है तथा अस्थायी यानी जहां जल कुछ ही महीनों के लिए उपलब्ध रहता है, दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। रामसर कन्वेंशन के अनुसार ही आर्द्र भूमि के अंतर्गत ताजा व खारे दोनों तरह की जलराशियां सम्मिलित हैं और ये जलराशियां स्थिर व गतिमान दोनों ही तरह की हो सकती हैं। इस कन्वेंशन की परिभाषा के अनुसार प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार की आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है। आर्द्र भूमि एक ट्रांजिशन जोन है, यानी कि यह स्थलीय तथा जलीय क्षेत्र का एक मध्यवर्ती क्षेत्र है जिसका संपूर्ण या कुछ भाग जलमग्न रहता है। प्राकृतिक आर्द्र भूमि के अंतर्गत झील, तालाब, डेल्टा, खाड़ी, लगून, क्रीक, कोरल रीफ या शैवाल आदि शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्वाकल्चर, कृत्रिम तालाब और टैंक आदि सिंचित भूमि मानव निर्मित आर्द्र भूमि के उदाहरण हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आर्द्र भूमि के 3 प्रारूप हैं, जिसमें से पहला है स्वैम्प। स्वैम्प्स वे आर्द्र भूमि हैं जो कि सदैव जल से संतृप्त रहने के साथ साथ पेड़ पौधों से भी परिपूर्ण रहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वच्छ जल के स्वैम्प तथा खारे पानी के स्वैम्प। स्वच्छ जल के स्वैम्प झील तथा धाराओं के चारों ओर सपाट भूमि पर पाए जाते हैं, जहां का जल स्तर अधिक लेकिन बहाव धीमा हो। भूमध्य रेखा के पास के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्वच्छ जल के स्वैम्प का पाया जाना एक आम बात है। जल सहनशीलता वाले पौधे जैसे कि कमल, साइप्रस व कैटल आदि स्वच्छ जल स्वैम्प की विशेषताएं हैं। अगर खारे पानी के स्वैम्प की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। यहां खास बात यह है कि खारे पानी के स्वैम्प का ब्रैकिश वाटर यानी खारा पानी ना तो पूरी तरह खारा है और ना ही पूरी तरह स्वच्छ है। इसके अलावा सुंदरबन भारत और बांग्लादेश में विद्यमान एक खारे पानी का स्वैम्प है, जहां विश्व के सबसे ज्यादा मैंग्रोव के जंगल पाए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है मार्शेस। स्वैम्प के बाद बढ़ते हैं हमारे आर्द्र भूमि के दूसरे प्रारूप की ओर, जिसे मार्श या दलदल कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के उत्तरी और दक्षिणी भागों में बढ़ते हुए स्वैम्प मार्श या दलदल का रूप ले लेते हैं। स्वैम्प की तरह ही मार्श भी स्वच्छ जल तथा खारे जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ पानी के मार्श या दलदल प्रायः तटीय इलाकों से लगभग 100 किलोमीटर दूर पाए जाते हैं, जहां घास और जलीय पौधों का वर्चस्व रहता है। उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज पॉटहोल्स आर्द्र भूमि का क्षेत्र स्वच्छ पानी के मार्श का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो कि हर साल आर्कटिक से दक्षिण की ओर प्रस्थान करने वाले प्रवासी पक्षियों का एक प्रमुख विश्राम स्थल है। वहीं दूसरी ओर खारे पानी के मार्श या दलदल अधिकांश रूप से घास और एल्गी यानी शैवाल वाले होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले खारे पानी के मार्श आर्द्र भूमि विश्व भर में खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध हैं। तीसरी कैटेगरी है बॉक्स। स्वैम्प और मार्श तो मुख्य रूप से उष्ण यानी गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आखिर आर्द्र भूमि का ऐसा कौन सा प्रारूप है जो कि शीत यानी ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता होगा? दरअसल शीत या ठंडी जलवायु वाले इलाकों में यहां तक कि एशिया
उत्तरी अमेरिका और यूरोप के पास स्थित आर्कटिक क्षेत्रों में भी बॉक्स आर्द्रभूमि पाए जाते हैं। बॉक्स को यूरोप में प्रायः मूड्स या फेन तथा कनाडा में मस्किक के नाम से जाना जाता है। आर्द्रभूमि के अन्य प्रारूपों की तरह ही बॉक्स भी वहीं विकसित होते हैं जहां का जलस्तर अधिक होता है। बॉक्स का विकास ग्लेशियल डिप्रेशन यानी हिमनद के गड्ढों से शुरू होता है, जिन्हें कैटल लेक्स कहा जाता है। ये कैटल लेक्स प्रेरीज पॉटहोल से भी गहरी होती हैं। मृत पेड़ पौधों के अवशेषों का जमाव होने के कारण इन कैटल झीलों की तलहटी में पीट पाया जाता है, जो कि एक मोटे स्पंज जैसी चादर की तरह होता है। गौरतलब है कि यही पीट कोयला बनने की प्रक्रिया का पहला चरण भी होता है। इससे यह मालूम पड़ता है कि कोयले में पाया जाने वाला जीवाश्म आर्द्रभूमि के पौधों का भी होता है। बॉक्स के संदर्भ में एक खास बात यह भी है कि इस आर्द्रभूमि में पाए जाने वाले पौधे ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषक होते हैं, जैसे कि मांसाहारी पौधे पिचर प्लांट और सनड्यू। पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र में आर्द्रभूमि की एक अहम भूमिका है। अधिक उत्पादकता वाला क्षेत्र होने के कारण आर्द्रभूमि प्रोविजनिंग सर्विसेज यानी कि प्रावधान सेवाओं जैसे कि मछली, चारा, पीट, ईंधन की लकड़ी, औषधियां, एक्का फार्मिंग इत्यादि चीजें प्रदान करने के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आर्द्रभूमि को किडनीज ऑफ अर्थ या भूदृश्य का गुर्दा भी कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आर्द्रभूमि रेगुलेटिंग सर्विसेज यानी विनियमित सेवाएं भी प्रदान करती है, जिसके तहत आर्द्रभूमि प्रदूषक तत्वों को फिल्टर करके जल को स्वच्छ बनाने का कार्य करती है। चूंकि आर्द्रभूमि एक विशाल स्पंज की तरह कार्य करती है, इसलिए भारी वर्षा के दौरान ये अतिरिक्त जल को अवशोषित करके बाढ़ की संभावनाओं को कम करती है। इसके अलावा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन यानी कार्बन संचय करने में भी आर्द्रभूमि का योगदान है। विनियमित तथा प्रावधान सेवाओं के अलावा आर्द्रभूमि सपोर्टिंग सर्विसेज यानी सहायक सेवाओं में भी अपना योगदान प्रदान करती है, जैसे कि सेडिमेंट्स या तलछटों तथा कार्बनिक तत्वों का जमाव कर मृदा के विकास में सहायता करना। इसके अलावा पोषक तत्वों का जमाव तथा विनियमन करके नाइट्रोजन तथा सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल्स यानी पोषक चक्रों को भी संपर्क करने में आर्द्रभूमि सहायक होती है। आर्द्रभूमि द्वारा दी जा रही अन्य इकोसिस्टम सेवाओं में कल्चरल यानी सांस्कृतिक सेवाएं भी शामिल हैं, जिनकी मानव विकास में एक अहम भूमिका होती है। अपनी इन्हीं इकोसिस्टम सेवाओं द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रूप से चलायमान रखने वाली आर्द्रभूमि आखिर क्यों खतरे में है? आर्द्रभूमि के अस्तित्व पर मंडराता खतरा दरअसल अंधाधुंध शहरीकरण व औद्योगिकरण तथा गैर जिम्मेदाराना खेती के तरीके से उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा ड्रेजिंग यानी तलकर्षण से भी आर्द्रभूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके अंतर्गत आर्द्रभूमि के तल से पीट जैसे जमाव को हटाया जाता है, जिससे जलस्तर में कमी आ जाती है और फलस्वरूप पास की आर्द्रभूमि सूख जाती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण तथा आक्रामक विदेशी प्रजाति का आगमन भी आर्द्रभूमि के लिए संकट खड़ा करता है। यूनेस्को के अनुसार आर्द्रभूमि पर मंडराते इस संकट के कारण विश्व के उन लगभग 40% वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि आर्द्रभूमि इकोसिस्टम पर निर्भर हैं। रामसर कन्वेंशन द्वारा जारी ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक के आंकड़ों की माने तो विश्व की आर्द्रभूमि वनों की तुलना में 3 गुना तेजी से गायब हो रही है। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक का आगे कहना है कि 1970 से 2015 के बीच विश्व की लगभग 35% आर्द्रभूमि तबाह हो चुकी है। वहीं अगर भारत की स्थिति पर नजर डालें तो वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दशकों में लगभग 30% भारत की प्राकृतिक आर्द्रभूमि में कमी आई है। तो आखिर वे कौन से उपाय व कदम हैं जिनसे इन संकटों से निपटा जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता के इस दौर में पृथ्वी के गुर्दे आर्द्रभूमि के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आर्द्रभूमि संरक्षण का मुद्दा आज लगभग हर देश में उठ रहा है। इसी दिशा में ईरान के रामसर में वर्ष 1971 की 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन समझौते की रूपरेखा खींची गई, जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमि संरक्षण के साथ साथ आर्द्रभूमि तथा उसके संसाधनों का वाइज उपयोग यानी सजग उपयोग करना है। वर्तमान समय में भारत की 49 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट्स घोषित किया जा चुका है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और हैदरपुर वेटलैंड तथा गुजरात के खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर की सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा रामसर कन्वेंशन के तहत ही मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की स्थापना भी की गई।
इस रिकॉर्ड में उन आर्द्रभूमियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिन पर पर्यावरण प्रदूषण तथा मानवीय अतिक्रमण के कारण पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो जाता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न होने के कारण ही राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा मणिपुर की लोकटक झील को इसी रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया है। आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाने के उपलक्ष्य में ही पिछले साल 2 फरवरी को स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद द्वारा नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस जारी किया गया। इस एटलस का मकसद पिछले 1 दशक में भारत की आर्द्रभूमि में आए परिवर्तनों को उजागर करना था। इसके अलावा पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्रालय द्वारा नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम भी लागू किया गया। यह प्लान एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमि व झीलों का संरक्षण करना है। भारत सरकार द्वारा ही आर्द्रभूमि संरक्षण व प्रबंधन अधिनियम 2017 भी लागू किया गया है, जिसके तहत देश के हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी यानी राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान किया गया है। इस प्राधिकरण का उद्देश्य वाइज यूज प्रिंसिपल पर जोर देकर आर्द्रभूमि संरक्षण की दिशा में कदम उठाना है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड पर एक नए टॉपिक को लेकर।